वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था एमसीक्यूज को एंड इस लेक्चर में हम कवर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को एंड दीज शॉर्ट क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड गिव एन एग्जांपल। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी होती है, यानी कि एक एटम न्यूट्रल स्टेट में है या फिर गैसियस स्टेट में है, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एंड जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसके बाद वो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। एंड इसका आंसर है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को एटम ने लूज़ करना है तो उसके बाद वो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा एंड ये होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि उस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्या होता है कि अगर एटम स्मॉलर है यानी कि छोटा साइज का है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, लेकिन अगर उसी एटम का साइज बड़ा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे कि सोडियम गैसियस स्टेट में है तो सोडियम पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया है जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं व्हाई सल्फर हैज़ अ लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन फास्फोरस। सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, क्यों? जबकि फास्फोरस की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि फास्फोरस के केस में क्या है कि उसके पी ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन सल्फर के केस में क्या है, पी ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होता क्या है कि इन सल्फर देयर इज़ वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द पी ऑर्बिटल। सल्फर के केस में क्या है कि सल्फर के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो रिपल्जन काज करता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। सो बिकॉज ऑफ रिपल्जन इट्स ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सल्फर देन फास्फोरस। तो आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर की कम होती है एज कम्पेयर टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस। तो इसका आंसर है सल्फर हैज more electron repulsion due to the pairing of electron in its 3p orbital, and this make it easier to remove an electron. So sulfur has low ionization energy than phosphorus. आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। So why are elements in group 13 to 17 called p block element? जो एलिमेंट ग्रुप 13 to 15 के अंदर हैं उनको पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल वेयर द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को ग्रुप किया जाता है उनके ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, यानी कि उस ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। सो ग्रुप 13 से 17 के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है बिकॉज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द पी ऑर्बिटल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो इधर इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है जिसकी वजह से हम इसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन द पी ऑर्बिटल, सो दैट्स व्हाई इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज, यानी कि एटम का साइज। अगर एटम का साइज छोटा है, स्मॉल है, तो स्मॉलर एटम पुल इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली। अगर एटम का साइज छोटा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अगर एटम का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी। सो पुल भी हायर होगा, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो एटम साइज़ के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड कर सकती है। अगर एटॉमिक साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी। दूसरा आ जाता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली क्या होता है, प्रोटॉन्स। अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की अमाउंट ज़्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा, ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, प्रोटॉन्स बेसिकली पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों के दरमियान बेसिकली अट्रैक्शन ज़्यादा होती है एंड अगर ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी। शील्डिंग इफेक्ट थर्ड फैक्टर है। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को नहीं पहुंचने देते, शील्ड कर लेते हैं। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट inner electrons reduce the force of nucleus, so as a result lower electronegativity.
शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा तो उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिड्यूस होगी, कम होगी। मोर इनर इलेक्ट्रॉन रिड्यूस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लास्ट फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। अगर एस फैक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी। उसके बाद हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो what factors are responsible for the increasing reactivity of metal as we move डाउन द ग्रुप? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं अल्कलाई मेटल्स की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए? तो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर हो जाते हैं, फार हो जाते हैं, न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर हो जाते हैं। जैसे जैसे शेल्स ज़्यादा होते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता है जिससे रिएक्टिविटी बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होगा, ईजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन। So ionization energy decreases and less energy need to remove the electron. So alkali metal become more reactive as we move down the group. And last one है hence metallic reactivity increases down the group. ये दो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से डाउन द ग्रुप मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। So identify the element which is in period 5 and group 15. अच्छा group 15 basically nitrogen family है and period 5 है fifth row of the periodic table. So group 15 and period 5 में जो element है the element is antimony जिसका symbol है Sp. उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why do some of the elements show variable oxidation number while others do not? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो शो करते हैं एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को एंड क्यों करते हैं जबकि बाकी कुछ एलिमेंट्स नहीं करते? सो होता क्या है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रांजिशन मेटल, इनके केस में क्या होता है कि इनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है। तो ये क्या करते हैं, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ एस एंड डी ऑर्बिटल, सो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं जिसके रिजल्ट में ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। So element with partially filled d and f subshell can use different number of electrons for bonding, so they show variable oxidation state। ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आयरन को देखें तो आयरन +2 1 +3 दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सो एलिमेंट विद स्टेबल एस एंड पी कन्फिग्रेशन यूजुअली हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो एलिमेंट जिनकी स्टेबल एस और पी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन जिनकी डी और एफ शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम है, इनकम्प्लीट हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्वेश्चन है why are oxide of sodium and magnesium more ionic than the oxide of nitrogen and phosphorus? So oxide सोडियम और मैग्नीशियम के ज़्यादा आयनिक क्यों होते हैं एज कम्पेयर टू द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस? सो सोडियम एंड मैग्नीशियम दोनों मेटल होते हैं एंड देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक। सोडियम और मैग्नीशियम दोनों मेटल्स होते हैं, इनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं, यानी कि इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इजीली लूज कर देते हैं और उसके रिजल्ट में आयन में चेंज हो जाते हैं। तो सोडियम और मैग्नीशियम आर मेटल दैट एंड दे फॉर्म आयनिक ऑक्साइड एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ये दोनों नॉन मेटल्स होते हैं एंड इनके केस में क्या होता है कि ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं एंड ये अपने आयंस कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं करते, ये शेयरिंग करते हैं। यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जब ऑक्साइड्स बनाते हैं तो ये दोनों शेयरिंग करते हैं एंड शेयरिंग के केस में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो ये बनाते हैं कोवलेंट ऑक्साइड। So therefore, sodium oxide and magnesium oxide are ionic, while nitrogen oxide and phosphorus oxides are covalent. उससे next question है, give reason for the different chemical reactivities of sodium and magnesium towards oxygen and chlorine। यानी कि chemical reactivities different क्यों होती हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम की towards oxygen and chlorine? So होता क्या है बेसिकली कि सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है एंड सोडियम के पास जस्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है जो ये इजीली लूज कर देता है। So sodium is very reactive, quick react with oxygen and chlorine because it easily lose one electron। सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो ये इजीली लूज करके ऑक्सीजन या क्लोरीन को देकर उनके साथ ऑक्साइड या क्लोराइड बना लेता है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और बना देता है सोडियम ऑक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम के केस में क्या होता है कि मैग्नीशियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैग्नीशियम फिर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड में चेंज हो जाता है। So magnesium is less reactive and need more energy to lose two electrons.
मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू सोडियम एंड इसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए और ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। सो द डिफरेंस इज़ ड्यू टू द डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये डिफरेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज मच मोर लोअर देन दैट ऑफ हीलियम डिस्पाइट द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम बीइंग +3 एंड हीलियम इज +2। सो हीलियम बहुत स्मॉल है साइज में and it has no shielding effect and its nucleus strongly attract electron। हीलियम साइज में बहुत ज़्यादा छोटा है एंड इसके केस में क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता एंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है। तो हीलियम्स इलेक्ट्रॉन्स आर इन द वनस ऑर्बिटल क्लोजर एंड स्ट्रांगली हेल्ड एंड लिथियम के केस में क्या होता है लिथियम इज बिगर इन साइज एंड इट हैज़ मोर इन द इनर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज। लिथियम क्या होता है साइज में बड़ा होता है एंड इसके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शील्ड करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को एंड शील्डिंग रिड्यूस न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इससे क्या होता है इनर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन रिड्यूस कर देते हैं न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। सो लिथियम आउटर इलेक्ट्रॉन इज इन 2s ऑर्बिटल फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द हीलियम इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1s ऑर्बिटल क्लोजर एंड स्ट्रांगली हेल्ड। Therefore, ionization energy of lithium is lower than ionization energy of helium। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन। इन दोनों का कंपैरिजन है तो आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की हायर क्यों होती है देन बोरॉन। तो बेरिलियम के केस में क्या होता है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ये स्टेबल होता है यानी कि स्टेबल होता है फुली फिल्ड 2s ऑर्बिटल होता है। इसके केस में क्या होता है कि अगर ये स्टेबल है इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हार्ड होगा यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। लेकिन बोरॉन के केस में क्या होता है कि इसके p ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू द स्टेबल फुली फिल्ड 2s ऑर्बिटल। तो क्या होता है कि पी 2p ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बोरॉन इजीली लूज कर देता है इजीली रिमूव कर देता है एंड उसके केस में क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन। यानी कि बेरिलियम के एक स्टेबल 2s ऑर्बिटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट है ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू दी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन। यानी कि बोरॉन से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी है एंड इसके लिए कम आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। के बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन इन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम नियॉन एंड फ्लोरीन। इन 5 एलिमेंट में क्या चीज़ कॉमन है एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो इन सारे एलिमेंट्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी यानी कि सब में जो चीज़ कॉमन है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो all belong to period 2 or 3 and have electrons in the same shell। यानी कि ये दोनों पीरियड 2 और 3 से बिलोंग करते हैं एंड इनके इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में होते हैं। क्रॉसेस द पीरियड साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है एंड बट दियर साइज डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर चार्ज। मोर पॉजिटिव चार्ज एंड एज अ रिजल्ट स्मॉलर साइज एंड मोर नेगेटिव चार्ज एंड एज अ रिजल्ट लार्जर साइज। तो ऑर्डर साइज के अकॉर्डिंग हम लार्जर से स्मॉलर की तरफ मूव करते हैं। सो सोडियम का सबसे बड़ा साइज होता है एंड देन मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम देन फ्लोरीन एंड देन नियॉन। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से सोडियम सबसे बड़ा है एंड नियॉन सबसे छोटा। तो लास्ट क्वेश्चन है कंसीडर द क्लोराइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड फॉस्फोरस क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल होता है इसको टेबल सॉल्ट कहते हैं कॉमनली एंड जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये न्यूट्रल होता है ना इसका कलर चेंज होता है ना ये कुछ और रिएक्शन शो करता है। सो सोडियम क्लोराइड बेसिकली न्यूट्रल होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है स्लाइटली एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है क्योंकि जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है उसके रिजल्ट में ये एसिडिक हो जाता है। और लास्ट में आ जाता है फॉस्फोरस क्लोराइड ये कम्प्लीटली एसिडिक होता है क्योंकि ये ज़्यादा हाइड्रोजन आयन को यानी कि एक प्रोटॉन को प्रोड्यूस करता है एंड उसके रिजल्ट में ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। सो सोडियम क्लोराइड साल्ट है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस एंड एज अ रिजल्ट न्यूट्रल इन वाटर। ये एक साल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है एंड ये वाटर में न्यूट्रल होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसमें क्या होता है बेस वीक होती है लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग होता है इसके रिजल्ट में ये स्लाइटली एसिडिक होता है वाटर के अंदर। एंड फॉस्फोरस क्लोराइड एक कोवलेंट क्लोराइड है covalent chloride of known metal and they react with water to form hydrochloric acid and phosphoric acid
एंड दैट्स व्हाई दिस इज़ एसिडिक। फास्फोरस क्लोराइड नॉन मेटल क्लोराइड है, जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये देता है एसिड, जैसा कि फास्फोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं जिसके रिजल्ट में वाटर एसिडिक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यही था आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज कवर किए थे एंड इस लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग एक्सरसाइज को कवर करेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।